हेलो बच्चों, तो मैं सूरज चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। बच्चों, इस समय हमारा यूपी बोर्ड मैथ्स का मॉडल पेपर का सीरीज चल रहा है और उसमें हमने आपको पूरा जो खंड आ होता है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का हल मैंने आपको दे दिया है। अब उसमें से जो क्वेश्चंस थे वो सभी एक एक मार्क्स के थे। अब पेपर में हमारा सेकंड खंड बा मिलेगा जिसमें जो क्वेश्चंस पड़े होंगे वो दो दो मार्क्स के होंगे। तो इस पूरे खंड में टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को हल करेंगे और देखेंगे पूरे खंड बा में क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आइए खंड बा, खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का हम का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है। ये हमें स्पष्ट करना है। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो हमसे बेटा कहा है कि आप स्पष्ट करें कि ये जो संख्या दिया गया है यह एक भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या हम सबको पता है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हो गया 3 का 5 में गुणा किया तो 15 और गुणे 7 प्लस 7। ठीक बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं तो 15 का 7 में गुणा किया तो 15 सत्ते 105 और इसमें 7 ऐड कर दिया, ये हमारा मिला 112। और 112 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाजित तो हो जा रहा है। तो इसी बात को लिखते हैं, चूंकि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 का हल 112 है, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। इसलिए 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है। बस हमें इतना इस क्वेश्चन को हल करना था। और जो पूरा खंड बा में क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं बेटा, 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। हमें उसमें से पहला क्वेश्चन का हमने देख लिया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हाँ क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो क्या कह रहा है बेटा, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैंने बताया था जब भी आपको एक कोई त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया गया हो तो हम उससे जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बचे हैं उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कैसे। सबसे पहले बेटा जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है सर कॉट थीटा बराबर 7/8 और फिर इस कॉट थीटा का फॉर्मूला इसके बगल में लिख देते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूले के लिए एक ट्रिक बताया था, लाल बटे कक्का, ये है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये है कॉट थीटा, उल्टा। तो आधार बटे लंब अर्थात ए की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 8। आइए बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, यहां पर थीटा रख देते हैं और थीटा कर सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा लंब होता है, तो लंब का मान दिया गया है 8 और उसी से जुड़ा हुआ जो भुजा होता है वो आधार होता है, आधार का वैल्यू दिया है 7। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का मान निकालना है। इसमें यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हो जाएगा h² बराबर p² प्लस b²। ये पाइथागोरस थ्योरम है। h की वैल्यू निकालना है, p की वैल्यू बेटा 8 है तो 8 लिख दिया, इसका स्क्वायर। b की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कर दिया तो हो गया। तो हम बता रहे थे आपका यहाँ पर h² बराबर 9 और 4 हो गया 13 के 3 हासिले 6 4 10 और हासिले 11 हो गया। और जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और h की वैल्यू अंडर रूट में 113 निकल कर आ जाएगी, अर्थात इसका मान है 113। अब बेटा आइए आगे देखते हैं। यहां से इस त्रिभुज से अगर हम साइन थीटा पूछें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 8 बेटा और कर्ण का मान है अंडर रूट में 113। हम यहीं पर cos थीटा भी निकाल लेते हैं, तो cos थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण। आप इस फॉर्मूले में देखिएगा, आधार का मान बेटा 7 है और कर्ण का मान बेटा अंडर रूट में 113 है। ठीक है, ये दोनों मान हमें चाहिए तो हमने निकालकर अलग से लिख लिया। आइए जो पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप एक फॉर्मूला अवश्य जानते होंगे, जब दो ब्रैकेट में सेम वैल्यू होती है साइन अलग अलग होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला आपने देखा होगा होता है a² माइनस b²। जहां पर a की वैल्यू 1 है तो हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, होल अपॉन यहां पर देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, अर्थात यहां पर भी a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां पर भी बन गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं हुआ होगा। आइए देखते हैं, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। आप पहली आइडेंटिटी पढ़े होंगे, पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। यहां से यदि हम इसको उधर भेज दें तो 1 और उधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, हमने वही। ठीक है, यहां पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बेटा हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ये भी पहली ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से। ठीक है,
अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर cos थीटा का मान 7/√113 दिया है, तो इसी की वैल्यू को हम क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दिया है और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 दिया गया है, तो हम लिख देंगे 8/√113 का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। आइए आगे यहां देखते हैं। तो बेटा 7 का स्क्वायर हो गया 49 अपॉन अंडर रूट के अंदर 113 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल मिलेगा 113 होल अपॉन 8 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 64 अर्थात 64 आ जाएगा, बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। अब आपको पता है ये 113 और ये 113 आपस में कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा आंसर 49 अर्थात 49/64 और यही हमारा मान निकलकर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले का गा, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चंस को स्वयं से भी लगाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आता है आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अवश्य लगाइए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का गा, ठीक, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुने बेटा, जब 2 घन जिसे क्यूब बोलते हैं, जब 2 घनों को के संलग्न फलकों को मिलाकर बनाया जाता है एक घनाभ, तो जो घन की लंबाई होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं, अर्थात ये इसकी लंबाई 2 है और इसकी लंबाई 3 है, तो जो घनाभ बन गया बेटा इसकी पूरी लंबाई 5 हो जाएगी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन लगाना है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। दिया है घन का आयतन, घन का आयतन ये दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और आप घन का आयतन जानते हैं होता बेटा साइड का क्यूब, अर्थात एक क्यूब हमने लिख दिया जिसे 64 लिख दिया, और इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट मिल जाएगा हमें 64 का, और 64 आपको पता होगा बेटा किसका क्यूब रूट होता है 4, अर्थात हमें उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई मिल गई 4 सेंटीमीटर। अब आप देखते हैं कि यदि मैं आपसे उस घनाभ, जो घनों को मिलाकर घनाभ बनाया गया, उसकी लंबाई पूछूं तो आप कितना बताएंगे बेटा? एक घन पे लंबाई 4 है, दूसरे वाले घन की भी लंबाई 4 है, दोनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया, तो उस घनाभ की लंबाई मैंने कहा जुड़ जाती है, तो घनाभ की जो लंबाई निकल कर आएगी वो 4 + 4 कितना आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक बेटा। अच्छा, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई उतनी ही रहेगी, क्योंकि संलग्न फलक जब जुड़ते हैं तो केवल लंबाई बढ़ती है, जुड़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती है, ठीक। तो बी का मान भी हो गया अपना 4 सेंटीमीटर और एच का मान हो गया बेटा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, कह रहा उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। आइए इसी फॉर्मूले पर देखते हैं। तो हमने लगा दिया 2 ब्रैकेट में LB, L का मान 8 है और B का मान 4 है, तो लिख दिया 8 × 4, ठीक है, प्लस BH, B का मान 4 है और H का मान 4 है, तो हमने लिख दिया 4 × 4। इधर HL, H का मान 4 है, L का मान 8 है, तो हमने लिख दिया 4 × 8, ठीक, हो गया 2। 8 का 4 में गुणा किया तो 32 मिल गया,
4 का 4 में गुणा किया तो 16 मिल गया, 4 का 8 में गुणा किया तो 32 मिल गया। ठीक है, ये हो गया बेटा 2। 32 32 64, 64 में जब हमने 6 जोड़ा तो 70 और 70 और 10 कितना हो गया बेटा 80, और इधर ब्रैकेट टूटा तो गुणे का साइन, तो 2 का 180 में गुणा हुआ तो 160 आ गया, अर्थात इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात अतः क्या लिख देंगे बेटा, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से लग गया, समझ में भी आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना था इसमें, केवल एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जब दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है तो उन घनों की जो लंबाइयां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और वही उस घनाभ की लंबाई मानी जाती है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन घा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घा, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है क्रम माध्य निम्नलिखित दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है माध्य। ठीक, और ये टेबल दिया गया है, तो टेबल आपके सामने दिख रहा होगा। हम तुरंत टेबल के लिए क्या बना देते हैं, एक ऐसा टेबल बना देते हैं। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले इधर रख दिया वर्ग अंतराल, इधर रख दिया बेटा वर्ग अंतराल, और इसमें हो गया बेटा हमारा बारंबारता, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, F, और एक हमने रख दिया X। कैसे निकालेंगे अभी हम बताएंगे, X क्या होता है आपको, और हम एक में रख दे रहे हैं Fx। ठीक है, पहली बात तो देख लेते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। तो माध्य का फॉर्मूला है, माध्य को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F, अर्थात फ्रीक्वेंसी और x की मल्टीप्लाई का समेशन और फ्रीक्वेंसी के समेशन से डिवाइड कर देंगे तो माध्य निकलकर आ जाएगा। आइए देखते हैं, वर्ग अंतराल हमारा दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। कहां तक दिया है बेटा, 60 से 70। ठीक है, इनकी क्या बारंबारता दे रखी है, तो रखा है 2 7 12, 2 7 12 15, ठीक है, 8 और 6, ये इनकी बारंबारता दे रखी है। अब इस तरीके से माध्य निकालने की विधि को हम प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं। उसी विधि का हम प्रयोग करने जा रहे हैं। चूंकि क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर विधि का बात उसने किया नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, आइए x कैसे निकालते हैं। तो बेटा x निकालने के लिए हम उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। x निकालने के लिए उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा x की वैल्यू निकलकर आती है, जिसे हम मध्यमान कहते हैं, अर्थात मध्य का मान, बीचों बीच का मान। ठीक है, तो 20 और 10 जुड़ा 30 हो गया। 30 को जब हमने 2 से भाग किया तो हमें 15 मिल गया। ठीक है, हमें 15 मिल गया। 30 और 20 50 होता है, 50 को 2 से भाग दिया तो हमें मिल गया 25। अब जब आप 2 कर लें बेटा, फिर एक काम करें, आप दोनों के बीच का अंतर देखें। 15 और 25 के बीच का अंतर 10 है, वही अंतर अगले अगली संख्या में जोड़ते चले जाएं। तो 15 और 25 के बीच का अंतर 10 है, 25 में 10 जोड़ा तो 35 हो गया, 35 में 10 जोड़ा तो 45 हो गया, 45 में 10 जोड़ा
तो 55 हो गया, और 55 में 10 जोड़ा तो 65 हो गया। ठीक है, आइए f(x) अर्थात f और x का मल्टीप्लाई, तो f 2 है, x 15 है, दोनों का गुणा हुआ तो 30 आ गया। 25 का 7 में गुणा हुआ तो 25 सत्ते होता है 225, ऐसे लिखते हैं। एक सेकंड, 25 सत्ते होता है बेटा 175। ठीक है, 12 का 35 में गुणा करना है, आइए गुणा करते हैं। 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, और 12 तिया 36, 36 में 6 जोड़ा तो हो गया 42। ठीक है, 15 का 45 में गुणा करना है, 15 का 5 में गुणा किया तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 चौक के 60, 60 में हमने 7 जोड़ा तो 67। ठीक, 8 का 55 में गुणा करना है, तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44। आगे 6 का 5 में गुणा किया तो 6 पच्चे 30 के 0 हासिल 3, 6 का 6 में गुणा किया तो 36, 36 और 3 हो गया 39। अब बेटा इन्हीं को हम जोड़ेंगे और इसी को हम सिग्मा fx के नाम से जानते हैं। आइए जोड़ते हैं। 0 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, 3 7 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 और 9 32, 32 और हासिल 1 33 के 3 हासिल 3, 1 4 5 5 6 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और हासिल हमारा आया था 3, तो हमारा आ गया 21। इसको भी बेटा हमें जोड़ना है क्योंकि यही हमारा सिग्मा एफ है, अर्थात फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो 7 2 9, 9 और 12 जोड़ा तो 12 9 21 हो गया, 21 में 5 जोड़ा तो 26 और 10 36, 36 और 8 हो गया 44, 44 और 6 हो गया हमारा 50। अब इसी मान को हम फार्मूले में रख देंगे तो हमारा माध्य निकल कर आ जाएगा। सिग्मा fx जितना दिया है 2130 निकल कर आया, और सिग्मा f का मान हमारा 50 निकल कर आया। तो बेटा देखिए, आप 0 से 0 हो गया कैंसल आउट, और 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो डेसिमल में जाएगा, लेके चलते हैं तो 5 चौक 20, 20 गया, 21 है तो 1 बच गया, वो 1 आ गया यहाँ पर तो 13 हो गया। 5 से 13 में भाग दिया तो 5 गुना 10, अब 3 बचा है, 5 से 3 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा देंगे, वो 30 हो गया, और 5 से 30 में भाग दिया तो 6 बार पूरा पूरा चल गया, अर्थात 42.6। तो हम क्या लिख देंगे, अतः माध्य बराबर 42.6। ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। माध्य निकालने के लिए जब भी आपको कोई पर्टिकुलर विधि ना बोले तब आप प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि, जिसको भी आपको लगाने में आसानी हो आप लगा सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा, इसका पहले का पांचवा क्वेश्चन, पहले का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले का पांचवा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कर बिंदु 4,6 बिंदुओं -6,10 तथा 3,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। क्या कह रहा है, बेटा कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु हमारा बी है। ठीक है, और इनके निर्देशांक दे रखे हैं। ए का निर्देशांक है -6,10 और बी का निर्देशांक है 3,-8 और कह रहा है इसको एक बिंदु विभाजित कर रही है, बिंदु सी, जिसका निर्देशांक दिया है -4,6, कहीं पर विभाजित कर रही है। तो कह रहा है ये जो बिंदु सी है ये किस अनुपात में इन्हें विभाजित करती है। तो जब भी अनुपात का क्वेश्चन आए तो हम अनुपातिक फॉर्मूला लगाते हैं और उस अनुपात को मान लेते हैं कि माना वो m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रही है, माना m1 व m2 अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। अब बेटा हम जानते हैं जो a की वैल्यू होती है उसको हम लिखकर क्या मान लेते हैं,
ये हमारा होता है x1 और कॉमा y1, ठीक है, ये x1 कॉमा y1 होता है। b जो हम होता है उसको मान लेते हैं x2 कॉमा y2, तो ये हो गया हमारा x2 कॉमा y2, ठीक। और ये जो c है इसे हम कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y मान लेते हैं, ये है कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y। अब हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या कि कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अनुपात काटने वाला जो है, ठीक है। आइए कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू रखते हैं। मैं यहां लगा देता हूं इसे, ठीक, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y की वैल्यू -4,6 है, तो हमने -4,6 रख दिया बराबर, ठीक। आइए m1 x2, तो m1 हमें पता नहीं है बेटा, लेकिन x2 पता है, x2 की वैल्यू है हमारा 3, तो हम m1 गुणे 3 लिख दिए, m1 गुणे 3 प्लस m2 है, m2 और x1, तो m2 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन x1 की वैल्यू आप देखें तो -6 है, तो हमने लिख दिया m2 गुणे -6 अपॉन, ठीक है। m1 प्लस m2 हमें पता नहीं है, तो हम लिख देते हैं m1 प्लस m2, कॉमा लगा दिए बेटा। अगला है m1 y2, तो m1 और y2 की वैल्यू हम देख रहे हैं कि y2 की वैल्यू -8 है, तो m1 को हमने -8 लिख दिया, ठीक, प्लस m2 y1, तो m2 पता नहीं है, लेकिन y1 की वैल्यू 10 है, तो हमने गुणे 10 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में m1 m2 पता नहीं है, तो लिख दिया m1 प्लस m2, कोई बात नहीं बेटा। ये हो गया हमारा -4,6 बराबर 3 का गुणा m1 में किया तो 3m1 मिल गया, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, 6 का गुणा m2 में किया तो 6m2 मिल गया, अपॉन में बेटा हमारा m1 प्लस m2, ठीक, कॉमा -8 का गुणा m1 में हुआ तो -8 m1 आ गया, प्लस 10 का गुणा m2 में हुआ तो 10 m2 आ गया, अपॉन में m1 प्लस m2। अब बेटा आप एक बात जानते होंगे कि जो ये वाली वैल्यू होती है ये कैपिटल X के बराबर होती है, और जो ये वाली वैल्यू होती है ये कैपिटल Y के बराबर होती है। और जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो किसी केवल एक को आप इक्वल कर दें, उससे अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो आइए जरा इसको इसके इक्वल रख कर देखते हैं, यहां से इसके बाद ये यहां स्टेप है, तो -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 3m1 माइनस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो m1 का -4 में होगा तो -4m1, और m2 का -4 में होगा तो -4m2। इधर बचा क्या है, बचा 3m1 माइनस 6m2। अब बेटा हम m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर लेंगे, यहां -4m1 है, लिख दिया। ये 3m1 इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 3m1 बराबर 6m2 इधर ऑलरेडी माइनस के साथ है, लिख दिए। अब देखिए तो ये -4m2 को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +4m2, ठीक। यहां देखिए माइनस माइनस दोनों वैल्यू है तो दोनों जुड़ जाएंगी, और -4 और -3 मिलके -7 m1 हो जाएगा, और इधर -6 और +4 है तो माइनस की जो बड़ी वैल्यू है उसकी साइन ले लेते हैं, तो 6 और 4 में बड़ी वैल्यू 6, उसका साइन माइनस से लगा दिया, और बड़ी से छोटी को माइनस कर देते हैं, तो 6 और 4 में से घटाया तो 2 मिल गया और हो गया m2। अब बेटा आप m1 और m2 को एक तरफ कर ले और अंक को एक तरफ कर ले, तो आप देख रहे हैं दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये है बेटा m1, और m2 इसके साथ गुणे में है
इक्वल के इधर लाएंगे तो एक भाग में आ जाएगा तो m2 हो जाएगा। ठीक है, इधर 2 है, ये 7 m1 के साथ गुणे में था, उधर जब इक्वल के ले जा रहे हैं तो भाग में आ जाएगा, और यही हमारा अनुपात है। तो हम लिख देंगे अतः अनुपात कितना निकल के आ गया बेटा, 2:7। ये इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी अनुपात निकालने को कहे तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार की विधि से क्वेश्चन निकालेंगे और इसी प्रकार की विधि से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आज का हमारा एकदम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अंतिम, क्योंकि पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया आपको इसमें केवल 5 ही क्वेश्चन करने रहेंगे, लेकिन मैं आपको सभी क्वेश्चंस बता दे रहा हूं, टोटल 6 क्वेश्चंस बता दे रहा हूं। आइए देखते हैं अपना अगला लास्ट, इस 1 का लास्ट क्वेश्चन। पहले का क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, पहले का करा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। कह रहा है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए जिससे कि एक कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, जो 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है बेटा, और इनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, उनके निर्देशांक दिए गए हैं 3,6 और एक का निर्देशांक दिया गया है -3,4। कह रहा है ये जो बिंदु है ये दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, अर्थात समान दूरी पर है, यानी ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की क्या है, इक्वल है। तो ये समदूरस्थ कह रहा है, तो समदूरस्थ पे चलिए आइए देखते हैं कैसे समदूरस्थ होता है। हम सबसे पहले इनके बीच की दूरी निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, और दोनों के बीच की दूरी जब बराबर है तो उन्हें हम बराबर कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस बिंदु को O मान लेते हैं, तो O से A के बीच की दूरी निकालते हैं, OA निकालते हैं। दूरी निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बात रूट में रहता है। ठीक, दूरी सूत्र तो सबको पता ही होगा। आइए देखते हैं, यदि हम इसको x2 मान ले या इसको x2 मान ले और इसको x1, तो हमारा x2 - x1 अर्थात x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y - 6 का होल स्क्वायर हो। ठीक बेटा, ये हो गया OA, इसको हमने लिख दिया अंडर रूट के अंदर। अच्छा, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, अभी आप इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक, इसको इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दें। अब हम O और B यानी OB के बीच की दूरी, O और B के बीच की दूरी OB निकालने चल रहे हैं। इसमें भी फॉर्मूला वही, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू x है और माइनस x1, तो x1 की वैल्यू माइनस में है, जब यहां माइनस में आएगा तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये हो गया 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू 4 है का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या कहा कि समदूरस्थ है, ये बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है, अर्थात इनके और इनके बीच की दूरी और इनके और इनके बीच की दूरी समान है, समदूरस्थ है। तो इसके बीच की दूरी OA है और इसके बीच की दूरी OB है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, समान है, समदूरस्थ हैं। तो लिखेंगे चूंकि OA तथा OB समान है, समान है, तो समान है बेटा, तो समान कर देते हैं, इसको इसके इक्वल कर देते हैं। इसका वैल्यू है अंडर रूट के अंदर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, बराबर कर देते हैं इसके इक्वल। ये हो गया अंडर रूट x + 3 का होल स्क्वायर और
प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि इक्वल के दोनों साइड में रूट लगे हुए हैं, स्क्वायर रूट लगे हुए हैं। स्क्वायर रूट दोनों तरफ होता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। जैसे ही हमने वर्ग किया तो स्क्वायर रूट दोनों साइड का कैंसल आउट हो गया। इधर बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इधर बचा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर बचा है बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इधर बचा है हमारा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी ब्रैकेट को तोड़ देंगे, यानी इसको विस्तृत कर देंगे। आइए करते हैं। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बेटा हो जाएगा a स्क्वायर, a की वैल्यू x है तो x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2ab तो 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 तो 2 और 3 का गुणा हुआ 6, 6 के साथ x तो 6x। ठीक है, प्लस लगा दिया। a माइनस बी यहां पर भी लग रहा है, y का स्क्वायर किए तो y स्क्वायर मिल गया, प्लस b स्क्वायर, b मतलब 6 का स्क्वायर हमने लगा दिया 36 और माइनस 2ab तो 2 का गुणा 6 में किया 12 और 12 का y में गुणा हुआ तो 12y। कोई समस्या नहीं। हमने इस साइड के इक्वल के इस साइड को एक्सपेंड कर दिया, इक्वल लगाते हैं। अब बेटा इधर वाले को एक्सपेंड करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2ab तो 2 का गुणा 3 में किया 6 और 6 का x में गुणा किया तो 6x। प्लस है तो प्लस लगा दिया बेटा, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस 2ab तो 2 का गुणा 4 में किया तो 8 और 8 का गुणा y में हुआ तो 8y। अब आइए देखते हैं कुछ वैल्यू जो इक्वल के इधर भी है और इक्वल के उधर भी है, सेम साइन के साथ है, वो कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, कैंसल आउट। प्लस 9 इधर है, प्लस 9 इधर है, कैंसल आउट हो गया। ठीक, यहां आप देखिए 6x माइनस के साथ है, यहां 6x प्लस के साथ है, ये कैंसल आउट नहीं होगा। वाई स्क्वायर प्लस के साथ है, वाई स्क्वायर प्लस के साथ है, कैंसल आउट हो गया और कोई भी वैल्यू कैंसल नहीं होगी। तो आइए सभी वैल्यू को इक्वल के इधर ले आते हैं, सबको इधर ले आते हैं। तो इधर जो ऑलरेडी है वो है माइनस 6x और प्लस 36 माइनस 12y, ये इक्वल के इधर ही थे। अब जो इक्वल के उधर से इधर आएंगे उनके साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस 6x है, इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 16 इधर आएगा माइनस 16 हो गया, माइनस 8y इधर आया तो प्लस 8y हो गया और इधर बचा हमारा 0। कोई दिक्कत नहीं। x x को सॉल्व कर लेते हैं, y y को सॉल्व कर लेते हैं और अंक अंक को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 6x हो गया माइनस 12x, माइनस 12y और प्लस 8y सॉल्व करें तो आएगा माइनस 4y और प्लस 36 माइनस 16, 36 से 16 घट जाएगा तो आएगा प्लस में 20 बराबर कितना बेटा 0। आप देख रहे हैं इन सब में 4 कॉमन है तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहां जाएगा माइनस 3x, यानी 4 से भाग कर दिया हमने पूरे में, यहां पे आ जाएगा केवल y और यहां पे आ जाएगा 4 पंचे 20 बराबर 0। एक तो x और y में इस संबंध को कह सकते हैं, अगर हम 5 को उधर भेज दें तो भी एक संबंध होगा, तो इसी को हम आंसर कर देते हैं। यही x और y में एक संबंध निकल कर आया, जो कि हमसे x और y में संबंध निकालने को कह रहा था क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे उन्हें करा दिया और ये सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक बार और कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, आप क्वेश्चन देखिएगा, उन्हें स्वयं से पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। नहीं आता है सॉल्यूशन देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है आप 2 बार सॉल्यूशन को देखिए, लेकिन बेटा आप लगाएं। मैथ्स जितना लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन बिल्कुल आपके सर पर है, आप अपनी तैयारी को बेहतर रखें। बाकी मैं आपके साथ लगा रहूंगा, हर साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। जो भी आपको डाउट आता है उसे कमेंट में आप अवश्य ड्रॉप करें, मैं कमेंट पढ़कर उस प्रॉब्लम का सलूशन अवश्य दूंगा।
तो आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 तक रखते हैं। इसके बाद हमारा अभी खंड बा में ही क्वेश्चन 2 है जो कि 3 मार्क्स के हैं, उसका हम अगले वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए आप उस वीडियो का इंतजार करें, ये क्वेश्चंस हल करें और अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस को और बेहतर बनाते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि सबके पास ये सारे सॉल्यूशंस पहुंचे। ऐसे ही मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं आपके सभी मैथ्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।